देखिए बेटा, कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे देखते हैं। कल हमने भूगोल की प्रकृति और भूगोल के उद्देश्य, यानी भूगोल जो विषय है उसका स्वभाव क्या है और भूगोल विषय का उद्देश्य क्या है, ये दोनों ही चीजें हमने पढ़ ली। देखो, प्रकृति तो जानी हमने कि भूगोल विषय है जो हमारे आसपास के जो वातावरण है जिसमें जो भी स्थलाकृतियां बनी हैं उन स्थलाकृतियों का और उन स्थलाकृतियों से जुड़े हुए मानव का जो अंतर संबंध है उसका अध्ययन करना किसकी प्रकृति है? भूगोल की प्रकृति है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? भूगोल विषय का उद्देश्य व्यापक है। इसका उद्देश्य है कि जो भी XYZ आपके वातावरण के तत्व है, इसके अलावा वातावरण में मौजूद संसाधन है, इन संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। और इन संसाधनों का ज्ञान किसके लिए प्राप्त करना? मनुष्य के लिए। संसाधनों का ज्ञान किसको देना? मनुष्य को देना, जिससे मनुष्य क्या कर सके? अपना विकास कर सके। ये भूगोल का उद्देश्य है। इसके अलावा इतना ही नहीं, भूगोल प्रादेशिक विकास यानी किसी क्षेत्र विशेष के विकास और राष्ट्रीय विकास यानी किसी देश के विकास, क्षेत्र और देश दोनों के विकास के लिए भूगोल विषय समस्त क्षेत्रों का अध्ययन करता है, उसके रिलेशनशिप को देखता है और ये सारा ज्ञान देश को समर्पित करता है, मानव को समर्पित करता है, जिससे मानव ज्ञान को प्राप्त करके और अपना विकास कर पाए। जैसे छोटी सी बात हम देखते हैं, जैसे पर्वत है। अब हम पर्वतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर्वतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को समझना है। ये पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया हम कैसे समझेंगे? भूगोल विषय में। इसके अलावा इसके निर्माण में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, किन वस्तुओं से इसका निर्माण हुआ था, तो इन पर्वतों में क्या मिलेंगे आपको? संसाधन। कैसे संसाधन मिलेंगे? वो संसाधन हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम किस विषय में पढ़ेंगे? भूगोल विषय में। और इस समस्त ज्ञान को, जैसे पर्वत है, एक छोटा सा उदाहरण लिया है। जैसे एक पर्वत है, पर्वत के निर्माण, इसमें पाए जाने वाले संसाधन और इसकी हमारे जीवन में उपयोगिता का ज्ञान भूगोल किसे प्रदान करेगा? हमें प्रदान करेगा, यानी मानव को प्रदान करेगा। और मानव इन क्षेत्रों से अपना क्या करेगा? विकास करेगा। तो उद्देश्य समझ में आ गया? भाई उद्देश्य समझ में आएगी बेटा? किसी सब्जेक्ट के उद्देश्य की बात क्यों ना करो, हम अपने सब्जेक्ट भूगोल के उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य है हमारे चारों तरफ की जो प्राकृतिक ज्ञान है उस ज्ञान को इकट्ठा करना। उस ज्ञान को इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है? भाई आप छोटा सा उदाहरण लें, आप पढ़ रहे हो, जैसे आप 11th क्लास में आए, आर्ट्स चुना है आपने, और आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य है उन सब्जेक्ट्स के जो भी बिंदु है उनका ज्ञान अर्जन करना। और सबसे मेन उद्देश्य तो आपका क्या है? एक ही है। वर्तमान शिक्षा का एक ही उद्देश्य है कि अच्छी परसेंटेज बनाना, जबकि शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य सरकार ने क्या निर्धारित किया है? लर्निंग, ज्ञान प्राप्त। आप जो भी पढ़ते हो उससे आपके जीवन के विकास के लिए नई नई सीख आपको मिल रही है। अब आप कहोगे साहब हम भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल में हमें क्या सीख मिलेगी? तो भूगोल के जितने भी परिवर्तन हैं ये हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन हमें अपने विकास के लिए सुनिश्चित करते हैं। जैसे जलवायु है बेटा, भारत की जलवायु कैसी है?
पढ़ा है आपने, मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है। और इस मानसूनी जलवायु के आधार पर हम यह निर्धारित कर पाते हैं कि भारत में एक प्रत्यक्ष मानसून की ऋतु है। उस प्रत्यक्ष मानसून की ऋतु में हम जो फसलें बोएंगे वो उस वर्षा पर आधारित होगी। इसके अलावा जो फसलें बोएंगे वो सिंचाई के स्रोतों पर आधारित होगी। ठीक है। मानसून की ऋतु में हम किस प्रकार की फसलें बोएंगे, कैसी फसलों का उत्पादन करेंगे, और जो आपकी शीतकालीन है यानी रबी की फसल है उसमें हम कौन कौन सी फसलें बोएंगे, ये सारा कुछ जलवायु पर निर्भर है। अब जलवायु के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या है, खान पान है। जलवायु के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा रहन सहन है। ठीक है। और जलवायु के अकॉर्डिंग ही हम अवकाश के दिनों का उपयोग करते हैं। जैसी जलवायु हम वैसा ही करेंगे। ठीक है। वैसा ही खान पान, वैसा ही रहन सहन, वैसा ही पहनावा। ठीक है। और जलवायु के अकॉर्डिंग अलावा उचावच देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अलग प्रकार से अपना सांस्कृतिक परिदृश्य निभाएंगे, अलग अलग रहन सहन, खान पान। ठीक है। और पहनावा, और मैदानी भागों के लोगों का अलग पहनावा खान पान रहेगा। तो ये समस्त घटनाएं हैं जिसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों जो क्षेत्र है उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति है। और इस अध्ययन को मानव के विकास के लिए ग्रहण करना, मानव तक प्रेषित करना, ये भूगोल का उद्देश्य है। अब हम बात कर रहे थे विषय क्षेत्र की। आज हमारा बिंदु है भूगोल का विषय क्षेत्र। देखो, सब्जेक्ट एरिया की बात की करें तो हमने थोड़ी बात की थी कल, टाइम और हो गया था। हमारा विषय व्यापक है। व्यापक का मतलब बहुत विस्तारपूर्ण है, जिसमें हम पृथ्वी के वर्णन को समाहित करते हैं। पढ़ा ना, पृथ्वी का वर्णन करना। एराटोस्थेनीज ने दो ग्रीक वर्ड्स के माध्यम से समझाया, जियो प्लस ग्राफोस यानी पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी के वर्णन में हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक भौतिक पर्यावरण, ये भी हमने चीज समझा दी आपको, एक मानवीय पर्यावरण। तो इस हमारी पृथ्वी पर मानव जहाँ रहता है उस मानव का इस भौतिक पर्यावरण से क्या संबंध है। ठीक है। इस सारे संबंध को आप एक किरोड़ी मीना कि आज आज स्टूडेंट जुड़े हैं। आज कौन कौन जुड़ा है? किरोड़ी, निकिता, देखिए। तो इस मानवीय क्रियाओं का भौतिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का भौतिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन, जहां जो जो अध्ययन हम मानवीय वातावरण का भौतिक वातावरण के साथ जहां तक हमारा क्षेत्र है, जिस जो जो हम अध्ययन समाहित करते हैं, वही क्या है, वही क्या है, आपके भूगोल का विषय क्षेत्र है। हमने कल जो स्टूडेंट क्लास ली थी उनको बताया था कि विषय क्षेत्र का मतलब है कि जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आपकी पहुंच है। तो भूगोल की पहुंच है पूरी पृथ्वी के समस्त भाग तक, और उस भाग में कौन से वातावरण में, एक तो भौतिक और एक कौन सा, मानवीय, दोनों वातावरण तक क्या है, भूगोल की पहुंच है। समझ में आ रही बात मेरी? तो विषय क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए। अनेक विद्वानों ने कहा कि जो भूगोल विषय है ये पृथ्वी के समस्त वर्णन को प्रेषित कर रहा है, जिसमें भू आकृतियों का वर्णन भी है,
जिसमें आपके जलवायु स्रोतों का वर्णन भी है, संसाधन स्रोतों का वर्णन भी है, मानवीय क्षेत्रों का वर्णन भी है। सभी के वर्णन जो है वो भूगोल विषय के विषय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसमें दो बात आपको आगे तक याद रखनी है कि एक तो कौन सा मानव की समस्त क्रिया है, मानवीय क्रिया है, एक भौतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई क्रिया है, भौतिक क्रिया है। ये दोनों की दोनों जो कैटेगरी है वो किस में आती है, भूगोल में आती है, और यही क्या है, भूगोल का विषय क्षेत्र है। आरंभ में भूगोल को हम ये बात भी हो गई हमारी, बता दिया पहले, सामाजिक विज्ञान में पढ़ते थे, और सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय है ये पढ़ेंगे हम, समाकलित विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय है उनका, उन विषयों का संबंध, उन विषयों का जुड़ाव किससे बेटा, उन विषयों का जुड़ाव है भूगोल से। सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं उन विषयों का जुड़ाव किससे है, भूगोल से है। हम पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन एक बिंदु आपके विषय क्षेत्र का है। तो सबसे पहले दो विद्वान जिन्होंने भूगोल के विषय क्षेत्र को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त किया, यानी भूगोल को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया। एक विद्वान का नाम, प्रश्न यहां से बनेगा बेटा, एक विद्वान का नाम कल हमने चर्चा की थी इनके बारे में, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के हैं, ये हैं आपके जर्मनी के। और इन्होंने जो उपागम दिया, जो हमें भूगोल के क्या कुछ बोल रहे बेटा, हमें भूगोल को समझने के लिए उपागम दिया, वह उपागम था विषय वस्तुगत उपागम। उपागम का नाम क्या था, याद करना बेटा, सब चीजें एक बार रिपीट करेंगे। विषय वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध उपागम। विषय वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध उपागम। इन्होंने कहा, सर उपागम क्या होता है, क्या हुआ, उपागम क्या होता है सर? उपागम का मतलब है विषय को जानने के लिए जो बिंदु होता है, टॉपिक होता है ना, वो होता है उपागम। उपागम का मतलब है दर्शाने के लिए जो एक मार्ग हो गया, एक तरह से एक बिंदु हो गया, एक टॉपिक हो गया, ठीक है ना। यस सर। उप आगम जो हम जिसको आगे वाली वस्तु को हम जिस चीज को समझाने जा रहे हैं उसको हमने एक स्तंभ प्रदान कर दिया, ठीक है, एक टॉपिक दिया, वो कौन सा था, विषय वस्तुगत, और एक कौन सा था, क्रमबद्ध। विषय वस्तुगत के लिए कहा कि भूगोल जो है वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, और इस बड़े सब्जेक्ट को हम एक लाइन में समस्त भागों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें दो चीजों का समावेशन किया गया है, एक तो भौतिक पर्यावरण, एक मानवीय पर्यावरण। तो हम क्यों ना इस विषय को एक सिंगल या जॉइंट रूप में पढ़ करके इसको अलग अलग शाखाओं में पढ़े। इसको भूगोल में द्वैतवाद भी कहा गया। तो ये जो उपागम था, इसने कहा कि भूगोल को हम भिन्न भिन्न विषयों को रूप में पढ़ेंगे, जिससे क्या है, हमारा जो अध्ययन है वो आसान हो जाएगा। क्रमबद्ध का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। तो विषय वस्तुगत का जो विभाजन किया, इसने कहा कि भूगोल है, अगर हम सब्जेक्ट एरिया के आधार पर देखें तो दो ही भाग है, एक तो भौतिक पर्यावरण है, एक मानवीय पर्यावरण है। उसी आधार पे इसने भूगोल को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। समझ में आ गया? देखिए
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के थे बेटा? जर्मनी के थे। और इन्होंने हमारे सब्जेक्ट को समझने के लिए, हमारे सब्जेक्ट का अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए उपागम दिए। उपागम का मतलब है एक आधार प्रदान किया। विषय वस्तुगत उपागम या क्रमबद्ध, क्या हम एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे और एक विषय या सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। और इसने क्या कहा कि जो दो बिंदु है उसके आधार पे दो इसने क्या दे दिए? सब्जेक्ट दे दिए। एक तो मानव भूगोल, एक मानव, और एक कौन सा? भौतिक भूगोल। अब आपके सामने एक बात आती है कि साहब भूगोल हमने समझ लिया क्या कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें वातावरण का अध्ययन किया जाता है जहाँ पे मानव रहता है, या मानव के निवास या घर के रूप में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण का व्यवस्थित तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। और किसके संदर्भ में करेंगे? मानव के संदर्भ में करेंगे। ये परिभाषा हमने पढ़ी है ना। क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा। क्षेत्रीय भिन्नताओं का किसके संदर्भ में किया जाएगा? मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध के रूप में। तो ये भूगोल तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी शाखा भौतिक भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे और भौतिक भूगोल में किन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे? मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल में हम किन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे? तो भूगोल विषय को दो शाखाओं में बांटा गया। कितनी शाखाओं में बांटा गया? भूगोल विषय को कितनी शाखाओं में बांटा गया? दो शाखाओं में बांटा गया। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में बांटा गया। और इन सब्जेक्ट को पुनः विभिन्न उप शाखाओं में बांटा गया। इन सब्जेक्ट को विभिन्न उप शाखाओं में बांटा गया। ध्यान दीजिए, भौतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। पहले भौतिक भूगोल। ये जो भौतिक भूगोल का पार्ट है बेटा, ये हमारी कक्षा 11 के अंतर्गत पूरा जो हमारा कोर्स है उसमें हम भौतिक भूगोल की बुक को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कौन सी? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्या क्या पढ़ेंगे अभी बात करेंगे। कक्षा 12 में, कक्षा 12 में जब आप जाओगे तो हम कौन सी पुस्तक को पढ़ेंगे? मानव भूगोल। कक्षा 12 में जो पुस्तक चलती है उसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दो शाखाएं थी। दो शाखाओं में एक शाखा भौतिक भूगोल जिसका हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे, और दूसरी शाखा है मानव भूगोल जिसका हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से अभी यही समझेंगे इनको। तो भौतिक भूगोल यानी भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। सामान्य परिभाषा देख के इनकी शाखाएं देखते हैं, फिर भौतिक भूगोल हम डिटेल से पढ़ेंगे। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में करना। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन मानवीय परिप्रेक्ष्य में करना क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। और इसमें मानवीय पर्यावरण का अध्ययन भौतिक परिप्रेक्ष्य में करना। परिप्रेक्ष्य का मतलब है इस रूप में, यानी मानवीय पर्यावरण को हम किससे जोड़ेंगे? भौतिक पर्यावरण से। यहाँ भौतिक पर्यावरण को किससे जोड़ेंगे? मानवीय पर्यावरण से। समझ में आ गया? भौतिक पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण से, मानवीय पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण से। इस आधार पे भूगोल को दो शाखाओं में बांटा गया। और फिर देखें तो भौतिक भूगोल में किन किन का अध्ययन करेंगे? भौतिक भूगोल में किन किन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे? तो भौतिक भूगोल की परिभाषा में कहा गया कि भौतिक भूगोल में भूआकृतिक विज्ञान की शाखाएं डिवाइड कर दी। जलवायु विज्ञान,
जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, इसको हम क्या बोल देंगे, भूआकृतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, क्योंकि विज्ञान से संबंध है, पढ़ेंगे इस चीज को भी, या मृदा भूगोल, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक विज्ञान है, सभी प्राकृतिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ क्या है, आपका भूगोल है। ठीक है, अब हम चारों को देखते हैं। देखो, भूआकृतिक विज्ञान में क्या करते हैं, जितनी भी पृथ्वी पे आकृतियां बनी हुई है, ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे भूगणित है, खगोलीय है, भूगणित है, बहुत सारी शाखाएं हैं। मेन शाखाएं कितनी है, 4, जिसमें हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं कि भौतिक भूगोल भूआकृतिक प्रक्रियाओं, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन करता है। भूआकृति विज्ञान में क्या आता है बेटा, जितनी भी भूआकृतियां निर्मित होती है, भूआकृतियां मतलब जो भी आकृति, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सारी स्थलाकृतियां हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उच्चावचीय प्रतिरूप। ये उच्चावचीय प्रतिरूप है, ये क्या कहलाएगा, आपकी भूआकृतियां कहलाएगी। और इन भूआकृतियों के निर्माण से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाकलाप है, जैसे भूकंप इससे जुड़ा हुआ है, ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भूकंप जानते हो, पृथ्वी पे होने वाला कंपन, ठीक है। ज्वालामुखी जानते हो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा या लावे का बाहरी भाग में उद्गार। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, जहाँ पे बाहरी बल कौन कौन से, पृथ्वी पे लगने वाले आपके ध्रुवीय बल है, गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्रीय बल है, या ज्वारीय बल है। इन बलों के कारण पृथ्वी के मूल भाग में क्या होती है, हलचल उत्पन्न होती है, और मूल भाग क्या होता है, विस्थापित होता है। इस भाग में क्या आ जाते हैं, भ्रंश आ जाते हैं, दरारें आ जाती है, और ये भाग टूट करके विस्थापित होता है, ठीक है। तो ये विस्थापन जो है, ये कहलाएगा प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट, प्लेट क्या है बेटा, हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के भाग जिसमें आपके महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप जैसे ऊपर वाला महाद्वीप आ गया, और महासागर की प्रपट्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं, प्लेट। टूजो विल्सन जो थे, उन्होंने प्लेट के बारे में, प्लेट शब्द को सबसे पहले रखा टूजो विल्सन। और प्लेट विवर्तनिकी पूरा पढ़ेंगे, मॉर्गन है, पार्कर है, मुर्रे है, इन्होंने 1967 में प्लेट विवर्तनिकी एक परिकल्पना, सॉरी, प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी। विवर्तनिकी का मतलब होता है हलचल, प्लेटों में होने वाली हलचल, और ये सारी क्रियाएं हैं वो भूआकृति या उच्चावच के निर्माण में सहायक होती है, जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं, हमारे भौतिक भूगोल की शाखा भूआकृतिक विज्ञान में करते हैं। जलवायु विज्ञान में जितनी भी जलवायु से जुड़े हुए तत्व हैं, जैसे मौसम है, तापमान, वर्षा, ठीक है, मौसम, तापमान, वर्षा, बादल का बढ़ना घटना, ठीक है, तापमान का बढ़ना कम होना, वर्षा का होना न होना, ठीक है, और मौसम में जो परिवर्तन है, उन सभी परिवर्तनों का विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों में जो बदलाव है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं बेटा, जलवायु विज्ञान में करते हैं। उसमें अध्ययन किस में करेंगे, जलवायु विज्ञान में करेंगे, जो भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है भाई, भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है।
जल विज्ञान, जल विज्ञान में आपके समझते नदी, हिमनदी, सागर, महासागर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम दो भागों में सामुद्रिक विज्ञान भी बोलते हैं, सामुद्रिक विज्ञान भी इसी का पार्ट है। जल विज्ञान में हमने जल आंतरिक जल स्रोतों को पढ़ लिया और जो जलीय चक्र है उसके प्रतिरूप को पढ़ लिया, ठीक है, और समुद्रों को पढ़ लिया। अगर हम इसमें डिवाइडेशन करें तो महासागर से जुड़ा हुआ जो अध्ययन है उसको हम समुद्री विज्ञान इसकी शाखा के रूप में पढ़ते हैं, समुद्री विज्ञान, ठीक है। नदी, हिमानी, वर्षा से आने वाला जल, जलीय चक्र, मतलब पृथ्वी पे जो जल का स्वरूप जैसा भी है, जिस रूप में मिलता है उसका अध्ययन हम जल विज्ञान में करते हैं। और मृदा विज्ञान यानी मृदा जो है मिट्टी है उसके निर्माण की प्रक्रिया से लेके उसके कटाव, बहाव, जमाव और उसकी संरचना यानी परिच्छेदिका, मृदा की जो संरचना है उस संरचना को हम मृदा विज्ञान में पढ़ते हैं। बताओ ये समझ में आया क्या? सामान्य रूप से, हालांकि हम पूरा डिटेल से देखेंगे। अरे हमारी जो बुक है इस बुक में किस किस के पास बुक है वो बुक में देखें कि जो इंडेक्स है हमारा, जो हमारा इंडेक्स है, लेसन जो हमारे हैं, इसमें हम बात करें तो दूसरी यूनिट से आपका जो भी स्वरूप है वो भौतिक भूगोल से जुड़ा हुआ है। जैसे दूसरी यूनिट है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है और महासागर और महाद्वीपों के निर्माण से रिलेटेड है। तो महाद्वीपों का निर्माण, महासागरों का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण, ये सारा क्या है आपका भूगोल के भौतिक भूगोल की शाखा में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी तीसरी यूनिट है वो किससे रिलेटेड है? भू आकृतियों से। किससे रिलेटेड है? भू आकृतियों से। तीसरी यूनिट में हम खनिज, सेल, भू आकृतियों के निर्माण के प्रोसेस, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। तीसरी यूनिट है जो आपकी किस रिलेटेड है? आपकी भू आकृतियों से रिलेटेड है। फिर आपकी चौथी यूनिट है वो आपकी रिलेटेड है जलवायु से। जलवायु में वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की परतों का क्या प्रतिरूप है और वायुमंडल में कौन कौन सी हलचलें होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती है और जलवायु क्या होती है, जलवायु को परिवर्तन करने वाले तत्व क्या होते हैं और विश्व में जलवायु का वितरण क्या है। तो आपकी जो फोर्थ यूनिट है तो किससे रिलेटेड है? जलवायु से रिलेटेड है। और जो आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट रिलेटेड है जल विज्ञान से। किससे रिलेटेड है? जल विज्ञान से रिलेटेड है। और इस जल विज्ञान से जो रिलेटेड यूनिट है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? हमारे जितने भी जल स्रोत है, जल स्रोतों में आपके महासागरीय जल में घटने वाली जो भी हलचलें हैं उन हलचलों का अध्ययन करते हैं। महासागरीय जल में घटने वाली जितनी भी हलचलें हैं उन हलचलों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? जल विज्ञान में। इसके अलावा मृदा विज्ञान, मृदा निर्माण की समस्त प्रक्रियाएं और मृदा से रिलेटेड जो भी परिवर्तन है उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं? मृदा विज्ञान में करते हैं। और एक आपकी जो लास्ट यूनिट है वो है पृथ्वी पे जीवन, क्योंकि जीवन यानी प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, जैव विविधता, इसका अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? भौतिक पर्यावरण में करते हैं। तो बताओ भौतिक भूगोल समझ में आएगा बेटा? भौतिक भूगोल की शाखाएं, एक मानव भूगोल की शाखाएं और देख लीजिए। ये समझ शाखाएं हैं। हालांकि भौतिक भूगोल की आपकी बुक में परिभाषा, भौतिक भूगोल की प्रकृति, ये भी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक है भौतिक भूगोल की परिभाषा, भौतिक भूगोल की प्रकृति, भौतिक भूगोल के आपके विषय क्षेत्र। तो विषय तो आ गई, उपक्षेत्रों बोलते हैं इसे, भौतिक भूगोल के उपक्षेत्र हो गए ना, विषय क्षेत्र ही हुआ, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? अब इसके बाद हम बात करें मानव भूगोल। मानव भूगोल के उपक्षेत्रों की बात करूं मैं
तो मानव भूगोल का रिलेशन है किससे? मानव से है। मानव भूगोल का रिलेशन किससे है? मानव से है। और मानव की समस्त सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं, उन सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक भूगोल। क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव भूगोल की क्या है? शाखा है, जिसमें मानव की समस्त सामाजिक सांस्कृतिक घटना क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव किस प्रकार अपने समाज में रहता है, किस प्रकार से जीवन यापन करता है, उन समस्त क्रियाओं का अध्ययन हम सांस्कृतिक भूगोल में करते हैं। इसके अलावा आपके दूसरा बिंदु है जनसंख्या या अधिवास भूगोल। जनसंख्या या अधिवास भूगोल। देखो, इसमें केंद्र कौन है? मानव है। इसमें केंद्र कौन है? भौतिक पर्यावरण में। और भूगोल में केंद्र कौन है? स्थान। ये चीजें ध्यान रखना बेटा, ये आगे काम आने वाली चीजें हैं। भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? स्थान है। इसका कौन है? भौतिक पर्यावरण। इसका कौन है? मानव। तो ये सारी जो शाखाएं हैं वो किसको केंद्र मान करके निर्मित की गई है? किसको केंद्र मान करके शाखाएं डेवलप हुई है? वो मानव को। ये संस्कृति किससे रिलेटेड है? मानव से। जनसंख्या, अधिवास का मतलब है जहां पे मानव स्थायी निवास बना करके रहता है, उन सभी क्षेत्रों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अधिवास भूगोल कहलाएगा। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, मानव जो भी आजीविका कमाता है, आर्थिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल 5 मिनट है अभी। ऐतिहासिक भूगोल में मानव, आदिकालीन मानव जब हुआ, यानी मानव की उत्पत्ति से लेके मानव ने किस प्रकार अपने कार्यों में परिवर्तन किया, किस प्रकार अपने रहन सहन में परिवर्तन किया, और आदिकालीन मानव किस प्रकार से आदिकालीन मानव आधुनिक मानव में परिवर्तित हो गया, इस समस्त घटनाओं का अध्ययन हम ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में आपके जो भी हमारे क्षेत्र हैं उनमें शासनात्मक या प्रशासनिक जो परिसीमन किए जाते हैं, उन सभी शासनात्मक या प्रशासनिक परिसीमन का अध्ययन हम किस में करते हैं? राजनीतिक भूगोल में करते हैं। इस प्रकार मानव भौतिक भूगोल की शाखाएं भूआकृतिक, जलवायु, जल, मृदा। मानव भूगोल की शाखाएं हैं सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ये क्या है? मानव भूगोल की शाखाएं हैं। एक बेटा एक बिंदु और आता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में एक शाखा, एक जो शाखा है वो और जोड़ी गई। वो कौन सी है? जीव भूगोल। कौन सी शाखा जोड़ी गई? जीव भूगोल। और इस जीव भूगोल को भूगोल का अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ कहा गया। भूगोल का क्या कहा गया? अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ का मतलब होता है बेटा बीच का बिंदु, बीच का बिंदु। क्या होता है? बीच का बिंदु। यानी भूगोल है उसमें भौतिक, सॉरी, मानवीय क्रियाएं और भौतिक क्रियाएं। इन भौतिक और मानवीय क्रियाओं के बीच में कौन रहता है? भाई, ये जीव जगत रहता है, जिसमें वनस्पति, पेड़ पौधे जो भी हैं, उसमें उन क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतु है, प्राणी है, और यहाँ तक कि हम, ये सारे किसके पार्ट है? जीव भूगोल के। जिसमें जीव है वो किसके पार्ट है? जीव भूगोल के पार्ट है। तो बताओ, समझ में आएगा? जीव भूगोल, जिसे भूगोल का अंतरापृष्ठ कहा गया है। जीव भूगोल में हम किन किन शाखाओं को पढ़ते हैं? तो जीव भूगोल में पहला जीव भूगोल, जिसमें हम जितने भी वनस्पतियां हैं, पशु है, प्राणी है और हम हैं, उनका अध्ययन करेंगे। किसमें? जीव भूगोल में। जीव भूगोल की दूसरी जो शाखा है वो है वनस्पति भूगोल। पहली कौन सी? जीव भूगोल। दूसरी कौन सी है? वनस्पति भूगोल। इसमें
भौतिक पर्यावरण में जितनी भी वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। और तीसरी शाखा है पारिस्थितिकी भूगोल, जो हमने लास्ट में पढ़ाया था हमारे कोर्स में, जो 6वीं यूनिट है, जो किससे रिलेटेड है, पारिस्थितिकी भूगोल से। पारिस्थितिकी भूगोल, पारिस्थितिकी का मतलब होता है जैव और अजैव तत्व है उनका अंतर संबंध। जैविक तत्व जो भौतिक पर्यावरण के जो है भौतिक पर्यावरण के हैं, और अजैविक तत्व जो भी क्या है भौतिक पर्यावरण के हैं। तो भौतिक पर्यावरण में जैविक तत्व है जिनमें जीव है, और जो अजैविक तत्व है जिसमें जीव नहीं है। जीव किसमें, वनस्पतियों में है, प्राणियों में है, जीव जंतुओं में है। और जीव किसमें नहीं है, वो आपका जितनी भी आपके जैसे खनिज पदार्थ है, चट्टाने हैं, उनमें जीव नहीं है, मृदा है, जल है, उनमें जीव नहीं है। उन दोनों का इंटर रिलेशनशिप क्या है, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनका अध्ययन करते हैं हम पारिस्थितिकी भूगोल में। इसके अलावा है पर्यावरण भूगोल, चौथा है इसका पर्यावरण भूगोल। तो पर्यावरण भूगोल का मतलब है, हम पर्यावरण का मतलब हमारे चारों तरफ फैला हुआ आवरण, चारों तरफ फैला हुआ आवरण। और इस पर्यावरण भूगोल में हम समस्त पर्यावरणीय जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। वो मानव और भौतिक पर्यावरण दोनों से रिलेटेड है। तो जीव भूगोल, वनस्पति पारिस्थितिकी और पर्यावरण भूगोल, ये मानव और पर्यावरण दोनों से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये जो क्रियाएं हैं जो पर्यावरण की, इन पर्यावरण की क्रियाओं में आपके काफी जो है, जैसे हम मृदा से रिलेटेड है, जलवायु से रिलेटेड है, वायुमंडल से रिलेटेड है, सभी क्रियाओं का अध्ययन किसमें करते हैं, पर्यावरण में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आवरण में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और आपका जो धरातल का जो भाग है उसको हम पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। बताओ बेटा, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? यस सर। ये जो आपके सामने है इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए। जो बिंदु आपको समझ में नहीं आए, जो शाखा आपको समझ में नहीं आई, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। और कल अगली क्लास में हम एक बिंदु पढ़ेंगे, भूगोल एक समाज